नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आज हम बात करेंगे, दसम भाव विश्लेषण चल रहा है, इसका भाग 8 है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे व्यापार में सफल होने के कौन कौन से योग होते हैं और उन योग के बारे में हम विशिष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रकरण को। दसम भाव विश्लेषण, व्यापार में सफल होने के कौन कौन से योग होते हैं, इनको यहां हम समझेंगे। यहां पर हम नियमों को समझेंगे। सबसे पहले हमको जानना बेहद आवश्यक है कि आजीविका अगर व्यापार है तो उसका क्या अभिप्राय है, उसका अर्थ क्या है। तो क्रय विक्रय करके अपने खुद के प्रयास से, स्व प्रयास से जब धन अर्जित करना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। कोई भी जातक है वह तभी व्यापार कर सकेगा जब उसमें अधिक लाभ अर्जित करने का गुण होगा अथवा वह अधिक कमाने में समर्थ हो। ये दोनों ही स्थितियां हैं। व्यापार का अर्थ हम समझ चुके हैं और इस अर्थ के आधार पर आप ये समझ चुके हो कि व्यापार में एक उच्च शिक्षा की आवश्यकता कोई महत्व नहीं रखती है। व्यापार में उस व्यक्ति के लिए शिक्षा के स्थान पर उसकी कर्मठता और उसका एकादश भाव, लाभ भाव महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो व्यापारी हैं या कारोबारी हैं उनकी कुंडली में धन योग अधिक होने चाहिए और एकादश भाव अत्यधिक बलवान होना चाहिए। अगर हम पारंपरिक रूप में देखें तो सप्तम भाव को क्या माना गया है, सप्तम भाव को माना गया है कि वह किसका रूप है, वह साझेदारी का है, व्यापार का है। तो इसको व्यापार के रूप में हम लेंगे, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि कर्म भाव की चर्चा होगी तो दसम भाव को बिल्कुल रखा जाएगा। तो दसम भाव का भी इसमें आवश्यक रूप से संबंध होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जीवन वृत्ति से संबंधित भाव कौन सा है, वह दसम भाव है। एक बलवान दशम भाव अपने सही समय पर सही आजीविका प्रारंभ करने की क्षमता देने वाला होता है और इसमें सफलता भी वह दिलाता है। फिर देखेंगे किसको, द्वितीय और चतुर्थ भाव को। यहां पर मैं आपको बताता चलूं दसम भाव कौन सा है। देखिए दसम भाव है, जैसे ये कुंडली है, यहाँ पर ये दसम भाव है, ये दसम भाव है, यहां पर ये दसम भाव है। तो ये है कौन सा भाव, दसम भाव, ये दसम भाव है। और इसके साथ में हम बात करेंगे बलवान क्या हो, एकादश भी बलवान हो, दसम भाव बलवान होना चाहिए। और ये सप्तम भाव है, जहां 7 लिखा हुआ है ये सप्तम भाव है। मैं पहले जो पुरानी वीडियोस है अगर आपने देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे मैं किस प्रकार से इनके बारे में बता रहा हूं। दूसरा भाव और चतुर्थ भाव, इन भावों को देखना आवश्यक है। दूसरा भाव ये हो गया, देखिए ये लग्न है और लग्न से दूसरा भाव, और ये चतुर्थ भाव, ये भाव लग्न से दूसरा और चतुर्थ भाव जो है ये भाव धन के या संपत्ति के संचय से संबंधित भाव होते हैं, इसलिए इनका अच्छा होना आवश्यक है। वहीं पंचम और एकादश भावों से इनका संबंध भी होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध है कि पंचम भाव से और एकादश भाव, जैसे दूसरे भाव के अधिपति यहाँ आकर बैठ जाएं, पंचम में आकर बैठ जाएं या एकादश में आकर बैठ जाएं, ऐसे चतुर्थ भाव के अधिपति या तो यहाँ विराजित हो जाए या एकादश में हो जाए, या एकादश भाव पर दृष्टि हो या एकादश भाव का स्वामी इन भावों में आकर बैठ जाए, ऐसी कोई भी स्थिति यदि दिखती है तो वहां पर भी यह संपत्ति अर्जित करने के लिए अच्छा संबंध माना जाएगा। लेकिन यदि पंचम और द्वादश भाव, पंचम और द्वादश भाव, अगर पंचम और द्वादश भाव को हम देखें, पंचम भाव जहां 5 लिखा हुआ है, द्वादश भाव जहां पर ये 12 लिखा हुआ है, ये भाव अगर निर्बली हो जाए, साथ ही साथ सूर्य और बुध भी अगर निर्बली होते हैं, तो ऐसा जो जातक होगा वह
इलीगल तरीके से धन कमाने की इच्छा उसके अंदर होगी, कमाएगा, कमा भी सकता है और इच्छा भी प्रबल होती है, वह 2 नंबर से काम करना पसंद करता है। यदि पंचम भाव और द्वादश भाव निर्बली हो जाते हैं, अथवा दूसरी स्थिति हम क्या देख सकते हैं कि पंचम और द्वादश भाव तो निर्बली हो गए, सूर्य और बुध भी इसी प्रकार से हो, वह भी निर्बली हो, तो ऐसा जो जातक है वह क्या करेगा, ऐसा जातक धन जो अर्जित करेगा वो असंवैधानिक तरीकों से धन अर्जित करेगा, ऐसा उसका रुझान होगा, इच्छा होगी, करे ना करे वो अन्य ग्रह स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन उसकी मानसिक इच्छा जरूर रहेगी, बार बार सोचेगा मैं करूं मैं करूं मैं करूं। ठीक है। वहीं अगर निर्बली मंगल और शनि भी अगर हो, ध्यान दीजिए सूर्य बुध निर्बली है, पंचम द्वादश निर्बली है, और साथ ही सूर्य अगर शनि और मंगल भी निर्बली हो जाएं, मंगल और शनि भी निर्बली हो जाएं, तो उस व्यक्ति का रुझान जो होगा वो और अधिक बलवान हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरह से अब असंवैधानिक रूप से धन अर्जित करने की तरफ, ऐसे व्यापार करने की तरफ अपने आप को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन ये कब समाप्त हो सकता है कि यदि कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति बलवान हो, अगर गुरु बलवान स्थिति में हो, गुरु उच्च के होते हो, गुरु बलवान स्थिति में हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे वह पंचम निर्बली हो या द्वादश निर्बली हो, चाहे सूर्य निर्बली हो या बुध निर्बली हो या मंगल निर्बली हो या फिर शनि निर्बली हो, ये जो प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से व्यापार या धन अर्जित करने का जो वह प्रयास करेगा, उसको अकेले गुरु बलवान होकर समाप्त कर सकते हैं, वह उसको समाप्त कर देंगे। अब बात करेंगे कि कुछ जातक ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निर्माण करते हैं, नई नई व्यापारिक इकाइयों का वह गठन करते हैं और नए कारखाने स्थापित करके करोड़ों रुपयों का व्यापार करते हैं। अब उनकी कुंडली में हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तीन, हम ध्यान किसका देंगे, तीन कुंडलियां विशेष रूप से, जैसे तीन कुंडलियां, एक लग्न कुंडली जिसको हम D1 कहते हैं, लग्न, सामान्य लग्न रखेंगे हम, एक चंद्र लग्न और एक सूर्य लग्न। इस तरह से आपको तीनों कुंडलियां देख लेनी है, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और लग्न। जैसे मानकर चलिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 12 और देखिए सभी ग्रह मैंने नहीं लिए, बस समझाने का प्रयास किया। जैसे लग्न कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है जहां पर गुरु बैठे हुए हैं लग्न में, अब हमको ये लग्न कुंडली मिल गई, अब हम इसी से जहां चंद्रमा बैठे होंगे उसके बेस पर हम चंद्र कुंडली बना लेंगे। जैसे ये चंद्रमा है तो हमने यहाँ पर चंद्रमा को लग्न बनाकर बाकी सभी ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हैं उसी प्रकार से उनको बैठा दिया। इसी प्रकार से सूर्य को लग्न बना दिया जहां सूर्य बैठे हैं उस राशि को, और फिर उसी जिस जिस राशि में जो जो ग्रह बैठे हुए हैं लग्न चार्ट में उसके आधार पर बना दिया। अब जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, ऐसे व्यापारी के ये तीनों भाव, तीनों कुंडलियां, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, ये तीनों ही बलवान होती हैं। तीनों के लग्नेश अच्छी स्थिति में होते हैं, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, लग्न अच्छे अंश बल से होती है, ये तीनों स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो आप समझ जाइए कि ये अच्छे बड़े व्यापारियों की कुंडली है जो करोड़ों का लेन देन इधर करते हैं, उनके ये तीनों अर्थात लग्न कुंडली, चंद्र लग्न कुंडली और सूर्य लग्न कुंडली अत्याधिक बलवान मिलते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे कि जो जातक अपना स्वयं का व्यापार यानी कि कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या निर्बली जो लग्न है और निर्बली चंद्रमा ये मुख्य रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। आप भी देख लीजिए, अगर आप व्यापारी होना चाहते हो तो आप जरा चंद्रमा का ध्यान दीजिए।
चंद्रमा यदि निर्बली है, निर्बली कब हो जाते हैं चंद्रमा, नीच स्थिति में हो और किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं, अंश बल कम है, तो ये सभी स्थितियां चंद्रमा को निर्बली करते हैं। त्रिक भाव में बैठे हुए हैं तो वहां भी उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति यदि चंद्रमा के साथ में है, लग्न भी इसी प्रकार से पीड़ित है, पाप कर्तरी योग में लग्न आई हुई है और अशुभ ग्रह उसको अधिक देखते हैं, राहु आदि की दृष्टि है, तो यहाँ पर लग्न क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति व्यापार करेगा उसको ये मुख्य रूप से बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब देखिए, अगर सूर्य निर्बली है और सूर्य लग्न का हमने अभिप्राय क्या समझा कि सूर्य किसका प्रतीक है, ये ऊर्जा का प्रतीक है। तो अगर यहाँ पर सूर्य अथवा सूर्य लग्न देखें ये निर्बली होते हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो कार्य करेगा उस कार्य को ऊर्जा उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि अपना व्यापार है तो 24 घंटे में उसे 18 घंटे व्यापार के लिए देने ही पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में वो शक्ति व सामर्थ्य उसका साथ नहीं देती है, ऊर्जा की कमी उसमें होती है, कार्य क्षमता की और उत्साह की कमी देखने को मिलती है। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने की आदत की कमी और दूसरों के ऊपर निर्भरता अधिक हो जाना। अगर लग्न और चंद्रमा कमजोर हो तब यह स्थिति बनेगी। और ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़े एवं सार्थक निर्णय जो लेने होते हैं वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और अपने उत्तरदायित्व को वहन करने से बचते हैं। अब स्वयं से कोई भी आगे बढ़कर निर्णय नहीं लेंगे, दूसरों के ऊपर टालते रहेंगे। यह स्थिति आती है, कब आती है, यदि लग्न और चंद्रमा दोनों क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तब यह स्थिति बनती है ऐसी व्यापार के क्षेत्र में विशेष रूप से। और फिर बात करते हैं कि एक व्यापारी है, ये सूर्य के साथ में स्थिति जो मैंने अभी बताई आपको, चंद्रमा तो बाधक है, चंद्रमा और लग्न अगर कमजोर है और चंद्र भी तो बाधक है। और अगर सूर्य लग्न या सूर्य निर्बली हो, सूर्य लग्न हम बनाएं और सूर्य लग्न बनाएं और ये क्या होते हैं, निर्बली होते हो, पाप कर्तरी योग में आते हो और अशुभ ग्रह देखते हो अगर सूर्य लग्न को, तो उस स्थिति में जो मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके अंदर कार्य करने की क्षमता, अपने उत्तरदायित्व का वहन करने की क्षमता बहुत कम होती है। एक व्यापारी है वो कई जोखिम उठाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। ऐसा तो आवश्यक नहीं है कि व्यापार में आपको हमेशा फायदा ही फायदा हो और आपको जोखिम ना हो, तो जोखिम तो व्यापार में सर्वाधिक होता है। नो रिस्क नो गेन, ये एक फॉर्मूला है व्यापार का। कोई रिस्क नहीं लोगे तो गेन के लिए भी आप नहीं कर सकते, जितना रिस्क उतना गेन अधिक हो सकता है, उतना लाभ अधिक हो सकता है। तो एक व्यापारी को कई रिस्क अर्थात जोखिम उठाने पड़ते हैं। उसके लिए जोखिम उठाने के लिए कौन सा ग्रह अच्छा होना चाहिए, तो विशेष रूप से मंगल का बलवान होना अति आवश्यक है। मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से वो उस व्यक्ति को जोखिम उठाने के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए मंगल का बलवान होना आवश्यक है। मंगल अपने भाव में बैठे हों, रुचक नामक योग बनाते हों, मंगल की स्थिति अपने मित्र क्षेत्रीय हो, मंगल अंश बल में अधिक हो, मंगल शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अच्छी स्थिति में हो, पाप कर्तरी में ना हो, ये सभी मंगल को बलवान करने वाली स्थिति होती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति किसी व्यापारी की कुंडली में है तो निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति होगा वह अत्यधिक जोखिम लेने में भी समर्थ होता है। साथ ही साथ उसे भाग्यवान भी होना चाहिए। भाग्यवान के लिए क्या करेंगे, हम किस भाव को देखेंगे, हम देखेंगे नवम भाव को। ये भाव कौन सा है, नवम भाव। कुंडली के नवम भाव को अवश्य देखा जाएगा, चाहे वह लग्न को भी देखिए, सूर्य लग्न को भी देखिए, चंद्र लग्न को भी देखिए। देखिए कभी भी कुंडली में जब भी आप विश्लेषण करें तो इन तीन कुंडलियों को अवश्य बनाइए, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली। तीनों में ही देखिए कि चंद्रमा सूर्य बलवान स्थिति में है, उनकी लग्न बलवान स्थिति में है, और जो मुख्य रूप से D1 चार्ट है वो उसकी लग्न की क्या स्थिति है ये भी अवश्य देखिए, उसके लग्नेश की स्थिति अवश्य देखिए। ये विशेष रूप से आपको देखना होता है क्योंकि ये लगभग 60%
प्रिडिक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। इन तीनों का देखना बेहद आवश्यक है। तो नवम भाव को हम देखेंगे। नवम भाव किसका होता है? भाग्य भाव का। तो भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव में इसलिए देखना है और क्योंकि भाग्यवान होने के लिए बृहस्पति और निरंतर कार्य और कठोर श्रम के लिए शनि का बलवान होना परम आवश्यक है। हम भाग्य भाव को देखेंगे, बृहस्पति को देखेंगे और शनि को देखेंगे। शनि क्या देंगे? कर्मठता। और जो बृहस्पति हैं वो जो निरंतर कार्य को देंगे और जो शनि है वो एक श्रम करवाएंगे, अच्छा खासा श्रम करवाने की सामर्थ्य देते हैं। तो ये आवश्यक है। देखिए, अगर पारंपरिक रूप से देखें तो जो बुध है वो वाणिज्य का कारक कहा गया है और शुक्र हैं वो धन के कारक हैं। इसलिए इन दोनों की भूमिका भी व्यापार में महत्वपूर्ण होती है। इनको बली होना आवश्यक है। तो बुध का बलवान होना आवश्यक है, शुक्र का बलवान होना आवश्यक है। और जो जातक आभूषण का व्यापार करते हैं उनके लिए चंद्रमा और शुक्र की युति, उनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति अगर है तो बहुत अच्छी है। चंद्रमा और शुक्र की युति है तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जो आभूषण का व्यापार है उसमें चंद्रमा और शुक्र की युति अच्छी होती है। यह युति आभूषण की कारक कही जाती है। लेकिन वहीं बुध और चंद्रमा की युति, या ध्यान दीजिए, अगर बुध और चंद्रमा की युति है कहीं पर भी कुंडली में, बुध और चंद्रमा की युति है, ठीक है, ये युति है, या फिर ये समसप्तक स्थिति में बैठे हों एक दूसरे से साथ, जैसे बुध यहां बैठे हैं और जो चंद्रमा है यहां बैठे हुए हैं, कहीं भी समसप्तक स्थिति में हो, या 2-8 में बैठे हों, एक जैसे यहाँ पर ये बुध बैठे हों और चंद्रमा यहाँ बैठे हों, मतलब एक दूसरे से 2-8 की स्थिति हो, ठीक है, दो दूसरे भाव की स्थिति हो या 8वें भाव की स्थिति हो, तो यहाँ पर यह स्थितियां जो हैं हानियां देने वाली होती हैं। 2-8 की, जैसे कि 1-2 यहाँ पर बैठे हों तब भी, यहाँ जैसे ये स्थिति बने यहाँ से यहाँ तक, ये भी स्थिति, इन दोनों स्थितियों में या तो बुध से चंद्रमा दूसरे हों या चंद्रमा से बुध दूसरे हों, या फिर बुध से चंद्रमा 8 में हो या चंद्रमा से बुध 8 में हो, ऐसी स्थिति यदि है तो ये हानियों को दिखाने वाली होती है। अगर दसम भाव में राहु और बुध की युति हो जाए, ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों की कुंडली में ये स्थिति रहती है। दसम भाव में, दसम भाव, ये दसम भाव है कुंडली का, ये दसम भाव है, इसमें बुध के साथ में अगर राहु विराजित हो जाए, ठीक है, बुध के साथ अगर राहु की स्थिति हो जाए, युति हो जाए, तो ये अचानक से लाभ देने वाली भी होती है और साथ साथ अचानक से हानि देने वाली भी होती है। ये सब कुछ अचानक से होगा, लाभ भी अचानक से और हानि भी अचानक से देने वाली स्थिति होती है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझेंगे। ये एक हमने सामान्य रूप से किसी व्यापारी की कुंडली देखेंगे तो हमें क्या क्या देखना आवश्यक है, ये मैंने आपको बताया। अब हम एक बार कुछ नियमों के आधार पर, जो ग्रंथों में नियम दिए हुए हैं उनके आधार पर हम कुंडली का किस प्रकार से विश्लेषण करें व्यापार के लिए, उसको समझ लेते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों को जान लेते हैं। देखिए, मंत्रेश्वर जी की जो पुस्तक है फल दीपिका, उसके अनुसार अगर तुला राशि में चंद्रमा विराजित है, कहने का अर्थ हो गया किसी की राशि तुला है, एक जैसे किसी की राशि तुला है, अर्थात वहां पर जहां 7 लिखा होगा वहां पर चंद्रमा बैठे होंगे, चंद्रमा विराजित हैं। और यदि शुक्र से दृष्ट हैं, अब शुक्र से दृष्ट कब होंगे चंद्रमा? जब वह यहां पर बैठेंगे, मतलब मेष राशि में बैठेंगे। समझिए बात को, शुक्र से दृष्ट हो तब यह स्थिति देख लीजिए ध्यान से। अगर मेष राशि में शुक्र बैठेंगे तब वह चंद्रमा को देखेंगे, ठीक है। और चंद्रमा बैठे होने चाहिए कहां पर? तुला राशि में। कहने का अर्थ उस व्यक्ति की राशि तुला हो, तो यह स्थिति क्या होगी? यह बताएगी कि वह व्यक्ति व्यापारी होगा। शुक्र और चंद्रमा की युति इस प्रकार से दृष्टि युति बने तो वह व्यक्ति क्या होगा? व्यापारी होगा। चंद्रमा कहां बैठे हो? तुला राशि में। नोट कर लीजिए आप इस सूत्र को।
वहीं बृहद पाराशर होरा शास्त्र के देखें तो वह भी कहते हैं कि तुला राशि में जो चंद्रमा है वे जातक को क्या करते हैं। अब हम शुक्र को भी कुछ समय के लिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर देखें तो चंद्रमा जो है वह जब तुला राशि में विराजित होते हैं तो उस जातक को व्यापार में निपुण बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि तुला राशि के जो जातक हैं वे अच्छे व्यापारी होते हैं। वहीं बृहद होरा शास्त्र के अनुसार जो होरासार है उसके अनुसार हम देखें कि जो कन्या राशि है अर्थात चंद्रमा यदि 6 नंबर जहां लिखा है वहां पर विराजित होते हैं, चंद्रमा यदि 6 नंबर जहां लिखा है वहां पर विराजित होते हैं तो इसका अर्थ है कि वह जातक को, क्योंकि कन्या राशि होगी, कन्या के स्वामी कौन, बुध, तो वहां पर कौन बैठे हैं, चंद्रमा, तो ये जातक को व्यापार में सफलता दिलाने वाली स्थिति है होती है। जातक तत्वम के अनुसार चंद्रमा और मंगल की युति यदि कहीं पर बनती है, अगर चंद्रमा और मंगल की युति बनती है, चंद्रमा और मंगल की युति, जैसे मानकर चलिए युति दृष्टि युति भी हो सकती है, ऐसी भी स्थिति बन सकती है, या यहां पर भी चंद्रमा बैठ सकते हैं, तो ये स्थिति बने तो यहां यह स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो ये व्यापार में वृद्धि करने वाली कही गई है, व्यापार को बढ़ाने वाली ये युति कही गई है, सफलता दिलाती है व्यापार में। यहां तक हम समझ चुके हैं व्यापार को बढ़ाने वाली युति होती है मंगल और चंद्रमा की युति, अगर बने किसी व्यापारी की कुंडली में तो अच्छी स्थिति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र आप जानते हो, त्रिकोण आप जानते हो, केंद्र कौन से हैं, 1, 1, 4, 7, 10, ये भाव केंद्र भाव कहे जाते हैं। 5, 9 और 1 स्वयं ये त्रिकोण भाव में आते हैं, ठीक है। एकादश भाव, अब हम केंद्र त्रिकोण अथवा एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में स्थित और शुभ ग्रहों से दृष्ट, अगर एकादश भाव में केंद्र में बैठे हो, ध्यान से सुनिए, केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो अथवा एकादश भाव में बैठे हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट होने चाहिए। कौन होने चाहिए वैसे ये दसम भाव के अधिपति, ये दसम भाव के अधिपति या तो इन चारों घरों में, जैसे शनि है ये या तो इन चारों घरों में और यहाँ केंद्र और त्रिकोण में बैठे और तो और एकादश भाव भी इसमें शामिल है, यहाँ पे बैठे तो ये, और कैसे होने चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट होने चाहिए। इनको शुभ ग्रह, अत्याधिक शुभ ग्रह जो है वह देखें दृष्ट हो तो जातक को लेन देन करने वाला व्यापारी ये बनाने की स्थिति में होते हैं। जैसे यहाँ पर शनि है, अब शनि अगर एकादश भाव में बैठे, वैसे शनि का भाव है ही ये, लेकिन शनि एकादश भाव में बैठे, साथ ही साथ एकादश भाव को अच्छे ग्रह देखें, एकादश भाव को शुभ ग्रह देखते हो, जैसे बृहस्पति देखते हो, एकादश भाव को शुभ ग्रह देखते हो, जैसे गुरु यहाँ पर बैठे हैं, गुरु देखते हो, बृहस्पति देखते हो, तो ऐसे शुभ ग्रहों के देखने से ये क्या हो जाएगी, ये स्थिति अच्छी हो जाती है, जातक को लेन देन करने वाला व्यापारी ये बनाते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे हम अगले सूत्र पर। महर्षि पाराशर ने बुध और चंद्रमा को व्यापार और कृषि कार्य करने वाले एक वैश्य जाति से संबंधित बताया है। वैश्य अर्थात वणिक, जो बुध क्या है, व्यापार, और चंद्रमा क्या है, कृषि, तो इनका कारक ग्रह है। बुध और शुक्र रजोगुण वाले ग्रह हैं, अर्थात ये सांसारिक सुख से जुड़े हुए होते हैं। ये ग्रह जो सांसारिक सुखों की तृष्णा है उसके प्रति जातक को लगाव प्रदान करते हैं, उसको लगाव देते हैं, ये उसको इंगित करते हैं। इसलिए बुध और शुक्र अधिक धन अर्जित करने, अच्छे सुखों को भोगने की अभिलाषा देने वाले होते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि शनि का संबंध नौकरी पेशे से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनसे है। यदि कुंडली में शनि बलवान स्थिति में होते हैं तो इसका दसम भाव और दशमेश से संबंध अगर बन जाए, अगर शनि अच्छी स्थिति में हो और उनका जो संबंध है किससे हो जाए, दशमेश या दसम भाव से, मानकर चलिए हम इस कुंडली को देख लेते हैं, शनि यहां बैठे हुए हैं, उच्च के हो गए शनि, और शनि का जो संबंध है दसम भाव के अधिपति से बन जाए। अब देखिए दसम भाव के अधिपति वो स्वयं ही हैं,
ठीक है, दसम भाव से संबंध बन जाए, दसम भाव के अधिपति से संबंध बन जाए, तो वो स्वयं ही है ऐसी स्थिति में। तो यहां पर ये क्या होती है, शुभ स्थिति दसम भाव और दसवें से संबंध स्वयं का जो कारोबार है उसके लिए शुभ नहीं होता। ध्यान दीजिए, अगर यह दसम भाव या दसवें से संबंध स्वयं का बने तो यह शुभ नहीं होता, ये कारोबार को समाप्त मतलब कम कर देता है, कारोबार अच्छे से नहीं चल पाता, ये देखने में आता है। अब देखिए, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें अनेक धन योग दिए गए हैं, उनकी हम आगे कभी आगे लेकर आएंगे, तब चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा विस्तृत टॉपिक है जिसको लेकर आएंगे। अब हम आगे बात करेंगे, यदि कुंडली में 5 या 5 से अधिक ग्रह दृष्ट भाव, अब दृष्ट भाव कौन से हैं, देखिए दृष्ट भाव 7 से शुरू होकर यहां तक, यहां ये दृष्ट भाव है 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये दृष्ट भाव है। इनमें दसम भाव या दसवें पर शनि का प्रभाव नहीं होता। ध्यान दीजिए, ये भाव हैं, इन भावों में 5 ग्रह विराजित हो। कितने ग्रह विराजित हो, 5। यहां से यहां तक 5 ग्रह विराजित हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भाव हैं, इन 6 की 6 में से 5 ग्रह विराजित हो। और दसम भाव और दसवें पर, दसम भाव अथवा दसवें पर शनि का प्रभाव नहीं हो। ध्यान दीजिए, शनि का प्रभाव इस भाव के भावपति पर ना हो, इस कुंडली में होगा। ध्यान दीजिए, तो ऐसा जातक यदि ना हो तो ऐसा जातक क्या होता है, अपना स्वतंत्र व्यापार करने वाला होता है। ठीक है, यदि 5 ग्रह दसम से तृतीय में हो, दसम भाव से लेकर तीसरे भाव यहां तक आ जाए 5 ग्रह, ये यहां तक, ठीक है, तो भी जो परिणाम मैंने अभी बताया वही होता है, स्वतंत्र व्यापार करने वाला होता है। इन भावों में 5 से अधिक ग्रह होने का अर्थ होता है कि जातक में अपना स्वतंत्र व्यापार करने की क्षमता भी, अगर हमने 5 का कम से कम 5, और जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी, 7 से 12 तक और 10 से 3 तक, इन दोनों को हम देख सकते हैं। अगर कोई भी स्थिति इनमें बनती है और वहां पर 5 या उससे अधिक ग्रह हैं तो वहां पर वह स्वतंत्र व्यापार करने वाला होता है। देखिए, यहां तक हमने देखे, अब हम समझ लेते हैं कि जो कोई व्यापारी है उसकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण, केंद्र भाव ये केंद्र भाव हैं और ये त्रिकोण भाव हैं, ये त्रिकोण भाव हैं, इनका यदि संबंध बने, जैसे मानकर चलिए यहाँ पर यहाँ पर मंगल यहाँ आकर बैठ जाए, इस भाव में संबंध बन गया केंद्र और त्रिकोण का। ठीक है, सूर्य यहाँ चले जाएं, बहुत अच्छा संबंध बन गया। ऐसे कोई संबंध बनते हैं तो ये शुभ राजयोग कहे जाते हैं, अच्छे राजयोग की स्थिति होती है, और जितने ज्यादा ये राजयोग कुंडली में होंगे वह उस कुंडली के बल में वृद्धि करने वाले होते हैं। तो यहां तक हमने आज ये समझा पूरी तरह से एक व्यापारी की कुंडली किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन से ग्रहों को हम देखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, इसकी चर्चा की। आशा करता हूं आपको आज का जो प्रकरण है समझ में आया होगा, और कुछ समय बाद हम कुंडलियों को भी लेकर आएंगे और उनका विश्लेषण भी यहाँ पर करेंगे ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट होते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।